हाय। तो ये थोड़ा सा पिछला लेक्चर ब्रेक हो गया है, उसी के कंटिन्यूएशन में है अगला क्वेश्चन। अभी अपने को करने का है क्वेश्चन नंबर 13। सर इलस्ट्रेशन या पीपी? इल्लू 13 हो गया हमारा, ये है पीपी। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13 पेज नंबर 122, पीपी 13 पेज नंबर 122। ठीक है, ओके। तो ध्यान से, ये भी थोड़ा सा अलग है। अब हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें आती जाएगी। अब आपको रेडी रहना है। अब जितने भी क्वेश्चन हमारे आई थिंक 6-7 क्वेश्चन बचे हुए हैं, सभी में थोड़े से हाई लेवल वाले क्वेश्चन हैं। तो इसमें आपका पूरा कंसंट्रेशन होना बेहद ज़रूरी है। इसमें नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली बात आपके साथ हो सकती है। तो चल लेट्स स्टार्ट। From the following information supplied to you, prepare income and expenditure account for the year ending on 31st March 2020 and balance sheet as on date for Moria Sports Club ठाणे। दोनों भी बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। कब का बनाना है? 31 मार्च 2020 का। आपको बैलेंस शीट दी हुई 1/4/2019 की, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट, पिछले साल की बैलेंस शीट आपको दी हुई है। ठीक है, ओके। फिर आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, फिर आपको एडजस्टमेंट दिए। तो पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते, स्टार मार्किंग कर लेते, फिर क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे। सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है, जाहिर सी बात है, हर क्वेश्चन में होती है। देन प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम में एडजस्टमेंट है। देन डिप्रिशिएट फर्नीचर, तो फर्नीचर में एडजस्टमेंट है। देन लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग, तो लॉकर रेंट में एडजस्टमेंट है। तो इस प्रकार से इसमें एडजस्टमेंट। लेट्स स्टार्ट। ओपनिंग बैलेंस शीट भी दी है, तो अपन एक काम करते, ओपनिंग बैलेंस शीट दी है तो ओपनिंग बैलेंस शीट से ही शुरुआत करते। अब ओपनिंग बैलेंस शीट्स में से कुछ चीज़ें डायरेक्टली हम लोग लिख लेते, कुछ चीज़ें हम लोग रुका के रखते। कुछ चीज़ें बोले तो आपको पहले बता दो, एक तो अपने कैश नहीं लिखने का, दूसरा प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें नहीं लिखने का। आप मैं जो बोलता हूँ ना, कहीं पे लिख लिया करो यार। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट से सारे एसेट एवं लायबिलिटीज को न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। एक्सेप्ट बोले तो ये छोड़ के, क्या क्या छोड़ने का अपने को? कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट यदि है तो, लेकिन जाने दे, छोड़ इसको, नहीं लिखता मैं। बैंक, फिर बाद में यानी कोई भी प्रीपेड वाली चीज़ें, कोई भी आउटस्टैंडिंग वाली चीज़ें। ठीक है, और यदि कोई स्टॉक ऑफ कोई भी चीज़ हो, स्पोर्ट मटेरियल हो, स्टेशनरी हो, या कोई भी हो, ये सारी चीज़ें। तो आपको 4-5 चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं करनी। कौन सी? कैश, बैंक, सारे प्रीपेड वाली चीज़ें, आउटस्टैंडिंग वाली चीज़ें और स्टॉक वाली चीज़ें। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये आपने कहीं पे अच्छे से लिखना है। क्या? जब भी इस धरती पर ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई रहेगी, तब हमें सारे एसेट्स और लायबिलिटी को न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। एडजस्टमेंट रहेंगी तो इनर कॉलम में, नहीं रहेंगी तो आउटर कॉलम में। लेकिन ये ट्रांसफर करते समय कुछ एसेट्स और लायबिलिटी को ध्यान देना है, अपने को ट्रांसफर नहीं करना है। ट्रांसफर नहीं क्यों करते बेटा जी? क्योंकि उसमें और कुछ ट्रांजेक्शन रिलेटेड रहता है, वो होने के बाद वाली फिगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं। कौन से ऐसे? एक तो कैश, एक तो बैंक, सारी प्रीपेड वाली चीज़ें, सारी आउटस्टैंडिंग वाली चीज़ें। अब ये कंसेप्ट आपको अलग अलग ध्यान में रखना है। उधर रिटायरमेंट एडमिशन वाला कंसेप्ट यहाँ नहीं लगाने का है, यहाँ अलग चीज़ें है ना। रियलाइजेशन वाला यहाँ पे नहीं लगाने का है, डिसोल्यूशन वाला। एडमिशन रिटायरमेंट में देखते हैं हम कि कौन सी चीज़ें ट्रांसफर नहीं करते, कैश ट्रांसफर नहीं करते, कैपिटल ट्रांसफर नहीं करते, जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं करते, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस और पीएनएल ट्रांसफर नहीं करते। तो वो अलग चीज़ें, ये अलग चीज़ें, इसको मिक्स नहीं करना है, एकदम आपके क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो चलो, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे नीचे, अपने को ट्रांसफर नहीं करनी, बची हुई सारी चीज़ें अपन ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है जी। मशीनरी कर लेंगे ट्रांसफर बैलेंस शीट के एसेट साइड में। 69,000, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं दिख रहा तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में मशीनरी। हाउ मच? 69,000। द नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सर ये नहीं करने को बोला आपने तो मत करो। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, सर नहीं करने को बोला तो मत करो। जो नहीं करा उसको कुछ मार्किंग करना था कि पता चले कि बाकी है, फिर से हम इस पर आएंगे, तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जो बाकी है। देन फर्नीचर में नीचे एडजस्टमेंट था, वहाँ पे डिप्रिसिएशन था, तो फर्नीचर कितना? 15,000। तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, एडजस्टमेंट है इसलिए फर्नीचर 15,000। नेक्स्ट कैश इन हैंड, सर ये आपने बोला नहीं करना है, ठीक है, इसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, अभी भी नहीं करना, बाद में भी नहीं करना, दूसरे अमाउंट करने वाले।
देन आउटस्टैंडिंग, सर आपने बोला आउटस्टैंडिंग नहीं करना, ठीक है नहीं करते। देन कैपिटल फंड, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड 64,500 कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कैपिटल फंड कितना है 64,500, 64,500। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट 38,000 लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट 38,000 बरोबर, यस। आगे आउटस्टैंडिंग, सर आपने मना करेगा आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो ये जो जितनी भी हाईलाइट वाली पीली पीली चीज़ें दिख रही है 1 2 3 4, इन चीज़ों में कुछ तभी एडजस्टमेंट और रहेगा, फिर हम लोग को फिगर लिखेंगे, तो अभी का इनको छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते रिसीव्ड एंड पेमेंट में। बैलेंस है ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का 38,000, ठीक है हमने ये लिख लिया ना बेटा, ये ओवरड्राफ्ट ये ऐसे तो लिख लिया हमने। आगे सैलरी, सैलरी एक्सपेंस है तो कहाँ जाना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में 17,500 टू सैलरी 17,500। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है विथ एडजस्टमेंट 11,000, तो इनर कॉलम में लिखेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम 11,000। ओके ओके। नेक्स्ट इंटरेस्ट 1,400, एक्सपेंस है 1,400, ठीक है एक्सपेंस साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट 1,400, ठीक है। नेक्स्ट रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस 4,200 टू रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस 4,200। नेक्स्ट फर्नीचर 30,000, अभी एसेट है एक्सपेंस में नहीं लिखना, एसेट है तो कहाँ जाएगा बैलेंस शीट, मतलब हमने फर्नीचर खरीदा 30,000 का, तो फर्नीचर में ऐड कर दो ना जी, क्या दिक्कत है। ऐड फर्नीचर परचेस्ड, कितने का फर्नीचर परचेज किया 30,000 का, तो टोटल 45,000 का फर्नीचर होगा, क्या दिक्कत है, एकदम बढ़िया जी। नेक्स्ट बैलेंस कैश का भी और बैंक का भी, ये भी क्या है एसेट है, एसेट है तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए 6,500 और 20,000, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कैश 6,500, बैंक 20,000। ओह या। नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस कैश का कहीं पे भी नहीं जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट यदि बनानी रहती थी तो उसमें लिखते थे ऑलरेडी बैलेंस शीट बनी हुई है, देखो ऑलरेडी यहाँ आ गया 12,000, तो लिखने का काम ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। सब्सक्रिप्शन इनकम है तो इनकम साइड में लिखेंगे 1,05,000 बाय सब्सक्रिप्शन, किती लिहायचं 1,05,000 लिहायचं, बरं। नेक्स्ट एंट्रांस फीस कैपिटलाइज्ड करना है 9,300, मतलब कैपिटल में ऐड करना है 9,300, तो एंट्रांस फीस ये आपके कैपिटल में ऐड कर देंगे, ऐड एंट्रांस फीस 9,300। ओके ओके। नेक्स्ट लॉकर रेंट एडजस्टमेंट है 1,500, इनकम है भाई जी, इनकम है तो कहाँ जाना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में बाय लॉकर रेंट, किती होता रे 1,500 आहे सब, बर ऍडजस्टमेंट आहे म्हणून इन कॉलम मध्ये लिहायचं, बर बर। डोनेशंस कैपिटलाइज्ड 800 कहाँ जाएगा, कैपिटल में ऐड कर दे, क्या दिक्कत है, ऐड डोनेशंस 800 रुपया, बहुत ज़्यादा डोनेशन आया रे। नेक्स्ट अब आ जाएंगे एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन, ठीक है ये वाली एडजस्टमेंट में भी मैं लास्ट में करूँगा। अब आ जाओ सेकंड वाली एडजस्टमेंट, जान दो पहली वाली कर लेते यार, अभी क्या और बाद में, ठीक है। देखो क्या बोले भाई, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड, ये जो आपको सब्सक्रिप्शन दिया हुआ ना 1,05,000,
ये इसके अंदर इंक्लूड है, इसके अंदर चले गया। क्या चले गया? 3000 ऐसा सब्सक्रिप्शन जो 18-19 से रिलेटेड है। अब हम लोग जो फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, हम जो रिसीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हो, कब का बना रहे हैं? 1920 का। हम बना रहे हैं 1920 का, लेकिन इसमें 18-19 का 3000 चले गया, तो पिछले साल का इसमें रहना चाहिए क्या? करंट ईयर से रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर 1920 का बना रहे, तो इसमें केवल वही इनकम और वही एक्सपेंस आने चाहिए जो 1920 से रिलेटेड है। अगला या पिछला इसमें नहीं आना चाहिए, माइनस करना पड़ता अपने को। अगला है तो प्री रहता है, तो प्री रिसीट बोल के माइनस करते। पिछला है तो वो भी अपने को माइनस करना पड़ेगा। समझा गया? यस। यहाँ पे अलग से नहीं, एक पिछले क्वेश्चन में कैसा दिया था देखो, 17, 18, 18-19, तो है ना, यहाँ पर डायरेक्टली आपको ऐसा दिया रहता था 1,02,000 और यहाँ दिया रहता था 3000। तो ऐसा रहता था, अपन क्या करते थे डायरेक्टली 18-19 या 19-20 जो भी है यार, मतलब हमारे ईयर से जो रिलेटेड है 1,02,000 ही हम लोग लेके जाते थे, 3000 को हम लोग हाथ ही नहीं लगाते थे, इसलिए ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब ईयर वाइज दिया हुआ रहता ना सब्सक्रिप्शन, तो जो करंट ईयर से रिलेटेड है वही फिगर अपन उठा के डालते, तो पिछले साल का कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि नहीं, यहाँ पे एक ही दे दिया 1,05,000, अब इसमें पिछले साल का भी आ गया, तो अब पिछले साल का यदि उसमें आ गया तो अपने को वहां से क्या करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। समझा गया? यस। एक ही चीज दिमाग में क्लियर रखने का कि करंट ईयर से रिलेटेड ही इनकम और एक्सपेंडिचर आने चाहिए, यदि अगला भी है या पिछला भी है तो अपने को वहां से हटाना पड़ेगा। तो पिछला है बेटा जी, पिछला है 3000, 18-19 से रिलेटेड है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें से हटा देना पड़ेगा 3000, 1,05,000 में से। ठीक है जी, हटा देते हैं। लेस सब्सक्रिप्शन फॉर कौन से ईयर का था? 18-19। तो 18-19 का जो 3000 है वो पिछले बार से रिलेटेड है, तो यहाँ से हटा दो, या नहीं आना चाहिए। ओके, सो इसका दूसरा इफेक्ट, इसका दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा बेटा, इसका दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल ध्यान में रखना आपने अच्छे से। यदि वो पिछले साल वाला आइटम है तो इसका दूसरा इफेक्ट नहीं आता है, बस एक ही इफेक्ट, एक ही जगह गलती हुई थी, अपन ने वहाँ से उसको हटा दिया। ठीक है, दूसरा इफेक्ट वैसे एक्चुअली देखा जाएंगे तो आता हो, इनडायरेक्टली आता। ठीक है, बताता हूँ। नेक्स्ट अगला एडजस्टमेंट क्या बोली? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 1920 वाज 14,000। हम लोग कौन से ईयर का बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर? 19-20 का ही बना रहे हैं, 1920। 1920 में इसने बोला क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 14,000। तो आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट क्या होते हैं, एक सब्सक्रिप्शन में ऐड और एक बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो कर देंगे यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना? 14,000। ठीक है, टोटल करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 बोले तो 1,16,000 हो जाएगा। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें भविष्य में मिलेगा, इसलिए यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये हमारे ईयर से रिलेटेड था, हमारा ईयर है 1920। सॉरी, 14,000। ओके, यस सर, वेरी गुड। नेक्स्ट अब देखो ये बैलेंस शीट को अच्छे से, ये पिछले साल की बैलेंस शीट है। आपको क्या कहना चाहती है बैलेंस शीट? कुछ कहना चाहती है, आप सुनो उसको ध्यान से, उसकी बात समझो उसे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000, मतलब पिछले साल, ये कौन सा ईयर है बेटा? 18-19 है, मतलब 18-19 में 8,000 रुपये सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी था। 18-19 से रिलेटेड 8,000 की इनकम मिलना बाकी था, ये समझ रहा क्या? यस। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18-19 का ही रहेगा ना, कुछ बोला नहीं, और वही साल का रहेगा तो वही साल का रहेगा ना। तो पिछले साल ये दिख रहा था कि 18-19 से रिलेटेड 8,000 रुपये आना बाकी थे, ये समझा क्या? इतना तो सबको समझ गया। ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब मिलना बाकी है, तो 18-19 से रिलेटेड पिछले साल 8,000 मिलना बाकी था। अब अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखेंगे, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलो एडजस्टमेंट में देखो, वहाँ देखेंगे कि 18-19 का जो 8,000 है इसमें से जो मिलना बाकी था कितना मिल गया, ये क्या मालूम पड़ेगा। ये बेटा जी यही वाली एडजस्टमेंट है, देखो पहली वाली एडजस्टमेंट जो हमने अभी करी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 3,000 फॉर 18-19, मतलब हमने देखा कि पिछले साल की बैलेंस शीट में दिख रहा है कि 18-19 से रिलेटेड 8,000 मिलना बाकी था, और इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया, देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 18-19 से रिलेटेड 3,000 सब्सक्रिप्शन मिल गया। समझा क्या? 8,000 मिलना बाकी था तो उसमें से 3,000 मिल चुका, 3,000 मिल गया बेटा जी। तो अभी भी कितना मिलना बाकी है? अभी भी 5,000 का सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है, तो वो अभी भी हमारे लिए क्या रहेगा? एसेट रहेगा। समझा क्या? ये
पक्का। पिछले साल की बैलेंस शीट में दिख रहा था ना बेटा 18-19 से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग मुझे दिख रहा था 8,000। अब यहाँ एडजस्टमेंट में बोलते हैं कि रिसीव्ड कितना हो गया 3,000, तो अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा बेटा जी 5,000। पिछले एग्जाम्पल में भी तो यही था, वहाँ पे ईयर वाइज दिया था, यहाँ ईयर वाइज नहीं दिया। तो ये जो 5,000 अभी भी मिलना बाकी है, तो ये हमारे लिए आज भी क्या है एसेट है। एसेट तो कहाँ जाना चाहिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है। तो यहाँ वो जो दूसरा इफेक्ट में बोला नियर इनडायरेक्टली आ रहा वो ऐसा आता है यहाँ पे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यदि आप देखेंगे ये 18-19 से रिलेटेड है। शुरुआत में कितना था 8,000 और उसमें बोला है लेस रिसीव्ड, कितना मिल चुका हमें इससे रिलेटेड 3,000 मिल चुका, तो अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग बाकी है 5,000। समझ रहा क्या भैया? यस, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। ओके नेक्स्ट। हाँ, ऑन 31 मार्च 2020 मतलब जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे उस दिन क्या बोलना है इसका कि प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज 2,500 प्रीपेड था। लेकिन उसके पहले देखेंगे, देखो पिछले साल क्या दिख रहा था प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000। वापस इमेजिन करो हम 31 मार्च 2019 को है, पिछले साल की बैलेंस शीट हम बना रहे थे। पिछले साल में अपने आप को लेके चल जाओ 1 साल पीछे टाइम मशीन में, आप 1 साल पीछे हो। वहाँ क्या लग रहा, वहाँ क्या दिख रहा कि 2,000 मैंने प्री पे कर दिया 18-19 में बेटा जी। 18-19 में प्रीपेड इंश्योरेंस मैंने क्या किया 2,000 प्रीपेड यदि वो 18-19 के लिए, तो इसका मतलब कौन से ईयर से रिलेटेड है प्रीपेड बोले तो अगले साल का पहले भर लिया। तो अगला साल कौन था बेटा 1920। इसका मतलब ये जो 2,000 है ये किससे रिलेटेड था 1920 से रिलेटेड था। अरे हाँ ना, ये 2019-20 से रिलेटेड था, मैंने पहले 18-19 में भर दिया। समझ रहे क्या? एक सेकंड। हाँ जी, तो आपने अपने आप को इमेजिन किया कि 1 साल पहले आप क्या बोल रहे थे 18-19 को, ये 2,000 भैया 18-19 में मैं बोल रहा हूँ प्रीपेड है प्रीपेड है प्रीपेड है प्रीपेड है। इसका मतलब क्या है वो अगले साल से रिलेटेड है। अगला साल कौन था 1920, तो कौन से साल से रिलेटेड था 2,000, वो कौन से साल से रिलेटेड था 1920 से रिलेटेड था। तो जिस साल से रिलेटेड रहता उस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आना चाहिए। भले आपने 18-19 में पे किया 2,000, आपको क्या लगता ये 2018-19 के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गया होगा क्या? नहीं, वो साल तो हम इसको प्री बोल रहे थे। प्री बोलते तो अपन क्या करते हैं वहां से लेस कर देते थे और बैलेंस शीट में लेके जाते। याद करो प्रीपेड एक्सपेंस को क्या करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में से माइनस करते और बैलेंस शीट में लेके जाते। मतलब वो 18-19 के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाता, जिस साल से रिलेटेड है उस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता। अब ये अगले साल 1920 से रिलेटेड था तो 1920 के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए। अब वो घड़ी आ गई। हम लोग हमेशा बोलते नहीं थे कि अगले साल से रिलेटेड है, अगले साल से रिलेटेड है, अगले साल के पीएनएल में, अगले साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए। तो वो अगला साल आ गया। तो अब अपने को ये साल के पीएनएल में 2,000 लाना पड़ेगा। ये समझ रहे कि पिछले साल जो प्रीपेड था वो ये साल से रिलेटेड चीज़ है, तो ये साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आना चाहिए। तो ये 2,000 ये साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आना चाहिए। समझ रहा क्या? यस। तो अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा जी, ये जो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा ना इसमें अपने को ऐड करना पड़ेगा। ऐड प्रीपेड जो कि 18-19 के लिए प्रीपेड था वो हमें ऐड करना पड़ेगा 2,000 रुपये। समझ रहा है कंसेप्चुअली मैं एक आप चीज़ को आपको ऐसा बता दूंगा छोटी सी चीज़, फिर वो आपको अगर बाद में हर बार सोचने की ज़रूरत नहीं, बस वो आपको ध्यान में, जैसे आपने अभी कैसा ध्यान में कि आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करने का, उधर बैलेंस शीट में लेके जाने का, प्रीपेड है तो लेस करने का, बैलेंस शीट में लेके जाने का। तो उसी तरह मैं अब एक छोटा सा लॉजिक बता दूंगा तो आपको हमेशा याद रहेगा, बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पहली बार तो सोचना पड़ेगा। तो समझा कि मैंने क्यों ऐड किया पिछले बार का प्रीपेड, क्योंकि ये साल से रिलेटेड। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब देखो, अब यहाँ क्या बोला 1920 का प्रीपेड इंश्योरेंस क्या 2,500। अब ये 1920 में प्रीपेड है मतलब ये 2021 से रिलेटेड है, ये अगले साल से रिलेटेड है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन से साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए? ये जाना चाहिए अगले साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ से तो हटाना, ये तो सिंपल एडजस्टमेंट है ना, नॉर्मल जैसा प्रीपेड का हम लोग करते हैं। तो प्रीपेड का हम लोग एडजस्टमेंट क्या करते हैं, एक्सपेंस में से लेस और उधर बैलेंस शीट के लिए एसेट साइड में 2,500। तो यहाँ से करेंगे लेस प्रीपेड 1920 के लिए, वो अपन क्या करते बेटा जी लेस, तो ये बचेगा 10,500। और इसका दूसरा इफेक्ट क्या जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। प्रीपेड इंश्योरेंस 2,500। ठीक है, ओके।
थोड़ा सा हेवी लगेगा। हेवी क्यों लगता है? क्योंकि नई चीज़ आ गई एकदम से, तो नई चीज़ आ गई तो अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ऐसा अपने आप को थोड़ा सा अपने ऐसा दिमाग खुला रखो, अभी बहुत सारी नई चीज़ें आ सकती है, तो नई चीज़ों के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं कि समझ रहा नहीं, क्या होता मालूम है क्या, बहुत सी चीज़ नहीं रहती ना, तो अब एकदम से नहीं आती। अब आपको थोड़ा सा उसको समझने को टाइम लगेगा, दूसरा क्वेश्चन करेंगे जब और अच्छे समझेगा। तो समझने में टाइम लग रहा है, थोड़ा सा अलग लग रहा, तो उसका मतलब ये नहीं कि समझ में नहीं आया, है ना। कुछ नया रह गया, नहीं समझ में नहीं आया, समझ कुछ बच्चे वैसे छोड़ देते हैं, कुछ समझ में नहीं आया, अरे भैया समझ में आ गया, थोड़ा सा अलग है बस, और कुछ नहीं। उसको साथ में लेके चलेंगे तो थोड़े दिन बाद ये भी पुराना हो जाएगा, तो ये भी अच्छे से आने लग जाएगा। नई नई चीज़ थोड़ी सी तकलीफ देती है, उसका मतलब ये नहीं कि वो समझ में नहीं आई। नेक्स्ट, डिप्रिशिएट फर्नीचर बाय 3000। 3000 से फर्नीचर को डिप्रिशिएट करना मांगता, तो कर डालेंगे, क्या दिक्कत है। डिप्रिसिएशन के दो इफेक्ट क्या होते हैं, फर्नीचर में से लेस डिप्रिसिएशन 3000 रुपये, 15 और 30 45 माइनस 3 42। 3000 डिप्रिसिएशन, अगेन कहाँ जाना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में भी जाना चाहिए। टू डिप्रिसिएशन 3000 स्वाहा। नेक्स्ट, लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 1920 इज 400। 1920 के लिए ये आउटस्टैंडिंग है 400। ऊपर आ जाओ, ऊपर देखो, ये हमने कर लिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये हमने कर लिया प्रीपेड इंश्योरेंस। ये देखो अब आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट बाकी है। अब बेटा जी, ये आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट पिछले बार है 500। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट हाँ, तो ये आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट है 500। अब वापस अपने आप को एक साल पीछे इमेजिन, पिछले साल की बैलेंस शीट बना रहा हूँ मैं, क्या लिखा, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, मतलब लॉकर रेंट देना बाकी है, बरोबर 500 रुपये देना बाकी था। कौनते साल से रिलेटेड, 18-19 से रिलेटेड। अब यहाँ पर आपको दिख रहा, सॉरी मिलना बाकी था, ये इनकम है, तो पिछले साल दिख रहा है कि पिछले साल हमें 500 रुपये मिलना बाकी था, बरोबर। अब यहाँ पर दिख रहा है 1500 मिल गए, 1500 मिल गए, इसका मतलब वो 500 रुपये, ये 1500 में से 500 रुपये पिछले साल से रिलेटेड रहेंगे ना भैया। अरे ईयर नहीं दिया, लेकिन अब ठीक है, यहाँ क्या बोला, पिछले साल में बोल रहा था 500 बाकी, 500 बाकी, 500 बाकी। अब ये साल मेरे को 1500 मिल गए, तो 1500 में से पहले तो पिछले साल के 500 रहेंगे ना, तो ये 1500 का 1500 मैंने यहाँ लिख दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखो 1500 लिख दिया, लेकिन इसमें 500 पिछले साल के इंक्लूड है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर कब का बना रहा मैं, 1920 का, तो पिछले साल के रिलेटेड एक्सपेंस इनकम इसमें आना चाहिए कि नहीं, तो अपने को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, उसको हटा देना पड़ेगा। तो यहाँ से हटा देंगे, लेस आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 18-19 का जो आउटस्टैंडिंग है कितना, 500, ये साल से रिलेटेड है, पिछले साल बाकी था, इस साल कुछ पैसे आए, तो ये कुछ पैसे में से वो पिछले बार का जो बाकी था वो आया होगा, तो पिछले बार का जो बाकी अपने को हटा देने का, क्योंकि ये बार का नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये बारी का आना चाहिए, ठीक है। टेंशन मतलब जैसे हो जाता क्वेश्चन में आपको एकदम छोटे से ट्रिक बता दूंगा, जिससे आपको ये आसानी से हो जाएगा, लेकिन समझना बेहद ज़रूरी है। तो ठीक है, ये भी होगा। तो हम कहाँ थे, हाँ, तो इस बार का अब आउटस्टैंडिंग रेंट देखो 1920, इस बार भी कितना इन्होंने बोला 400 रुपये देना बाकी है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या होते हैं, एक तो एक्सपेंस में ऐड और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, तो 400 रुपये, सॉरी यार ये एक्सपेंस नहीं इनकम है, ये आउटस्टैंडिंग रेंट लॉकर रेंट कितना 1920 का 400, तो इनकम आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट क्या होते हैं, एक तो इनकम में ऐड और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो ये लॉकर रेंट जो इनकम है, इसमें अभी भी हमें 400 रुपये मिलना बाकी है, तो अपन क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 1920 में कितना 400, तो ये कितना बचेगा 1400, और ये भविष्य में मिलेगा, अब हमारे लिए एसेट बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 400। ओके, नेक्स्ट, अब सारी एडजस्टमेंट होगी, बैलेंस शीट में वापस देख लेंगे, ये जो हाईलाइट करे तीनों की, बस ये एक चीज़ बाकी। तो ये क्वेश्चन में छूटने के बहुत चांस, बेहद उम्दा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसको आपने 3 स्टार मार्क करना है, एग्जाम के पहले आपको सॉल्व करना ही करना है, बहुत सी चीज़ें इसमें आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसको मार्किंग करते चलना है। अकाउंट्स के पेपर के दिन आई थिंक 9 या 10 दिन, 8 या 9 दिन में से कुछ भी, 9-10 दिन छुट्टी है, बहुत सारी छुट्टी है, 9-10 दिन में हमारे 9-10 चैप्टर रोज अपन एक चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे छुट्टी है,
अकाउंट को, तो उसका पूरा पूरा अपने को फायदा उठाने का है। तो लगभग हर एक क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखेंगे जब अपन रिवीजन करेंगे अकाउंट की, तब वो इसमें डिटेल में बात करेंगे कि एग्जाम के पहले क्या क्या सॉल्व करना चाहिए, मार्किंग भी कर लेंगे क्वेश्चंस की, ये वाले क्वेश्चंस आपने सॉल्व करना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये पिछले साल देखो, पिछले साल बेटा जी सैलरी आउटस्टैंडिंग दिख रही थी 4000 बरोबर। अब ये साल हमने दिख रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सैलरी पे करी 17,500। तो ये 17,500 में पहले तो पिछले बार की जो बाकी होंगी 4,000 वो दिया होगा ना। अरे भैया आप इमेजिन करो, एक मेरे पास नौकर है मान लो, ठीक है, और उस नौकर के 5,000 रुपये सैलरी बाकी थी मार्च महीने की, ठीक है, मार्च पिछला साल जो भी था मार्च 19 की सैलरी 5,000 देना बाकी थी। फिर अगले साल में अप्रैल में आ गया, अप्रैल में आ गया तो भले उसके लिए तो एक महीना ही लेट है, लेकिन हमारे लिए तो हम अगले साल में चले गए ना। हमारा ईयर कब हो जाता है, 31 मार्च को, 31 मार्च को उसकी 5,000 सैलरी देना बाकी थी, वो मैंने दिया मान लो 5 अप्रैल को। वैसे तो नॉर्मल ही है, अगले महीने 3-4 दिन आगे पीछे, लेकिन हमारे लिए अकाउंटिंग के लिए तो नॉर्मल नहीं है ना, हमारा ईयर ही एंड हो गया, हमारी भाषा में तो हमने अगले साल दे दिया। तो ये 5,000 की जो सैलरी 31 मार्च को देनी थी, मार्च महीने की जो सैलरी थी मान लो 19 मार्च को, 31 मार्च तक दे देना चाहिए था। ये हमने भैया 2 अप्रैल को दिया या 1 अप्रैल को भी दिया, मान लो 1 अप्रैल पकड़ो ना, छोड़ो ना, 1 अप्रैल ही पकड़ो, चलो 1 अप्रैल को दिया, जो कि नॉर्मल है, पूरी दुनिया ऐसी देती, तो उसके लिए तो ठीक है। लेकिन हमारे लिए तो भैया साल खत्म हो गया, हमारे लिए तो यहाँ दिखेगा 5,000 आउटस्टैंडिंग, और ये हमारे लिए तो ऐसा हो गया हमने सैलरी अगले साल दी। तो अगले साल मान लो पूरी आपने सैलरी दी थी 50,000, या समझ लो दूसरा फिगर लेते कोई 40,000, साल भर में आपने 40,000 दी, लेकिन ये 5,000 भी तो दी ना 1 अप्रैल को। तो ये जो 40,000 आपने दिए, 40,000 में 5,000 मार्च से रिलेटेड है, पिछले साल से रिलेटेड, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा 5,000, तब जाके दिखेंगे कि 35,000 सैलरी ये साल से रिलेटेड है। समझा गया। ये अगले अगर कोई आउटस्टैंडिंग रहता तो वो अपन यहाँ पे करते, तो वो यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो पिछले साल से रिलेटेड था, ये साल से रिलेटेड नहीं था। तो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी पिछले साल दिखाई दे रही है 4,000, तो ये जो सैलरी हमने इस बार दी उसमें से वो हटाना पड़ेगा 17,500। देखो हमने अलग से नहीं लिखा उसको, तो यहाँ आपको सैलरी दिखेंगी टू सैलरी, इस बार टोटल हमने 17,500 दी, लेकिन पिछले बार से रिलेटेड इसमें आ गई, तो अपने को उसमें से हटाना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि पिछले बार से रिलेटेड थी 4,000, वो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटा देना है। तो कितना आएगा 13,500, ठीक है, यस, हो गया ख़त्म। अब देखो, अब जो मैं आपको बता रहा था छोटी सी चीज़, आपको क्या ध्यान में रखना है, छोटा सा लॉजिक ध्यान में रखो। क्या लॉजिक ध्यान में रखेंगे? अब मुझे एक बात बताओ, एक्सपेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, इनकम के बारे में बात कर रहा हूँ। सीवाय बोले तो करंट ईयर चालू साल में यदि कोई एक्सपेंस है जो कि आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नॉर्मल ट्रीटमेंट, भूल जाओ पिछला साल अगला साल, नॉर्मल फाइनल अकाउंट इमेजिन करो, फाइनल अकाउंट में नॉर्मल एडजस्टमेंट। यदि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो अपन क्या करते बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या करते, ऐड करते, सीधी सी बात है, एक्सपेंस में ऐड कर देते। उसी तरह यदि इनकम है, इनकम भी आउटस्टैंडिंग है, तो इनकम को भी क्या करते बेटा, ऐड ही तो करते हैं, बरोबर, यस। तो और यदि कोई चीज़ प्रीपेड है, करंट ईयर में हम लोग क्या करते बेटा जी, उसको करंट ईयर में हम लोग क्या करते हैं, उसको लेस, याद करो, प्री वाली चीज़ अगले साल से रिलेटेड है, अगले साल में जाना चाहिए, ये साल में नहीं जाना चाहिए, तो ये साल से अपन हटाते हैं, लेस करते हैं। उसी तरह यदि कोई प्री रिसीव्ड इनकम है, प्री रिसीव्ड पहले इनकम आ गई, तो उसको भी लेस करते हैं। तो हमेशा हमारा लॉजिक क्या है, अभी तक आउटस्टैंडिंग कोई चीज़ है तो अपने को उसको क्या करने का रहता है बेटा, ऐड। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग यदि कोई चीज़ है तो उसको क्या करते हैं, ऐड, और यदि कोई प्री वाली चीज़ है तो उसको क्या करते हैं, लेस, बरोबर। अब ये सारी चीज़ें करंट ईयर से रिलेटेड रहती है। अभी तक हम जो फाइनल अकाउंट देखा तो पिछले साल का कुछ फंडा नहीं था, करंट ईयर का था। अब यहाँ पे पिछले साल का भी फंड आ जाता है, तो आपने ध्यान में रखना, यदि प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर अपन बोलते हैं, प्रीवियस ईयर कुछ पिछले साल का यदि कोई फंडा है तो उसमें क्या करना, इसका एग्जैक्ट अपोजिट करना। यदि कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है पिछले साल से रिलेटेड है तो उसको क्या करना अपन ने, लेस। यदि कोई आउटस्टैंडिंग इनकम है पिछले साल से रिलेटेड है तो उसको अपन ने क्या करना, लेस, इसका अपोजिट। और वैसे ही यहाँ पे प्रीवियस ईयर का यदि कोई प्रीपेड है तो नॉर्मल में हम लोग क्या करते हैं, लेस। तो प्रीवियस ईयर का लेकिन प्रीपेड है तो उसको क्या कर देंगे, ऐड।
उसी तरह प्री रिसीव्ड, तो नॉर्मली प्री रिसीव्ड का क्या करते हैं हम लोग लेस, लेकिन प्रीवियस ईयर से रिलेटेड प्री रिसीव्ड है तो उसको क्या करना है ऐड, मतलब एग्जैक्ट जो अपन करंट ईयर से करते हैं ना उसका अपोजिट है। देखो एकदम सिंपल। तो बस मन में क्या करना, इमेजिन करना, यदि कोई आउटस्टैंडिंग चीज दिख रहा करंट ईयर से रिलेटेड है, क्या आउटस्टैंडिंग करंट ईयर बोले तो यदि 1920 की बैलेंस शीट बनाए तो 1920 करंट ईयर, तो 1920 से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो ऐड, 1920 से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग इनकम है तो ऐड, लेकिन 1819 से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का, तो करंट ईयर में क्या करा था ऐड, तो पिछले साल का तो क्या करेंगे लेस। उसी तरह प्रीपेड, प्रीपेड करंट ईयर 1920 का कुछ प्रीपेड है तो क्या करते हैं अपन लेस, लेकिन 1819 का कोई प्रीपेड है तो क्या करेंगे ऐड, उसका अपोजिट। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग लिख लेंगे तो आपको हमेशा कंफ्यूजन नहीं होगा, बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ नॉर्मली क्या करते हैं वो सोचना, और यदि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है तो उसका अपोजिट कर देना। ठीक है, यार चलना बेटा, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, बहुत काम में आएगा। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ठीक है, इसको अच्छे से कहीं पे आप बॉक्स बनाकर लिख लेना पक्का। यस, तो इसको याद भी कुछ एडिशनल कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान में रखना, नॉर्मल एडजस्टमेंट है, करंट ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, प्रीपेड है लेस करते हैं, लेकिन पिछले साल का है तो उल्टा करना है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है तो लेस करना है, पिछले साल का प्रीपेड है तो ऐड करना है, बस खत्म। अब देखेंगे अपन इसको वापस, बराबर हमारा लॉजिक फिट बैठ रहा क्या। देखो यहाँ पर ये देखो सब्सक्रिप्शन में, देखो सब्सक्रिप्शन में, देखो सब्सक्रिप्शन में करंट ईयर यहाँ पे क्या है 1920, ये ध्यान में रखना कौन सा करंट ईयर है 1920। तो देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 1920, करंट ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग है तो क्या किया हमने ऐड, जो कि नॉर्मली करते हैं, लेकिन यदि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 1890 का तो क्या करते हैं अपन उसको लेस, खत्म। इधर देखो सैलरी में, सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी इधर 1920 की रहती थी, करंट ईयर की रहती थी तो करते थे ऐड, लेकिन आउटस्टैंडिंग कब की 1819 की तो क्या कर दिया हमने लेस, उसका उल्टा। इंश्योरेंस देखो प्रीपेड, करंट ईयर 1920, तो करंट ईयर का 1920 को प्रीपेड को क्या करते हैं हमेशा लेस, और लेकिन 1819 का करंट ईयर है तो अपन ने क्या किया उसका अपोजिट ऐड। ठीक है, लॉकर रेंट देखो, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं ऐड, लेकिन पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है तो उसको क्या करेंगे लेस, उसका अपोजिट, सिंपल, बरोबर। यस सर, खत्म। अभी टोटल, तो इसको अच्छे से याद रखना जो मैंने आपको डब्बा बताया, पिछले साल का यदि आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल का कुछ प्रीपेड है तो उसको जो नॉर्मल ईयर का जो जैसा हम करते हैं उसका अपोजिट करने का है, खत्म बात। अब देखेंगे सरप्लस है या डेफिसिट है। $84,800 का सरप्लस आना चाहिए, 84,800 का है बेटा जी टू सरप्लस। इस सरप्लस को क्या करेंगे, इसमें अपन करते ऐड, $84,800। अब इसकी टोटल करेंगे, $1,59,400।
ठीक है, ओके। चलो बेटा फटाफट इसको पॉज करके लिख लो। अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, लिख लिया? यस। बैलेंस शीट है, लिख ली? यस। ये भी लिख लेना डब्बा आपको, ओके ठीक है। इनफ फॉर टुडे, अब ज़्यादा हो जाएंगे नहीं तो आज के लिए हेवी हो जाएगा, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके टाटा बाय बाय।